हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे टीपीए के सेक्शन 17 को, जो हमें बताता है संचयन के विरुद्ध निर्देश यानी डायरेक्शन अगेंस्ट एक्यूमुलेशन। आज की वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। टीपीए के यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 जो सेक्शन 17 है, उसमें संचयन के विरुद्ध निर्देश के बारे में प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 17 को पढ़ने से पहले इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। इस सेक्शन को सबसे पहले ये देखो कि आप इसे सेक्शन 11 का, जो हमारा जो धारा 11 थी, उसका एक्सेप्शन भी कह सकते हो, उसका अपवाद कह सकते हो, क्योंकि सेक्शन नंबर 11 ये कह रहा था कि आप ट्रांसफ़र पर कोई भी किसी तरह का आपके डायरेक्शन नहीं लगा सकते, है ना। किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता, ना ही इस तरह का कोई डायरेक्शन लगाया जा सकता है कि इसको इस तरीके से यूज़ करो या ऐसे करो। लेकिन इस सेक्शन में कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं। सिंपल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सेक्शन, ये धारा ये कह रही है कि अगर प्रॉपर्टी से कोई भी फ़ायदा हो रहा है, कोई भी इनकम हो रही है, तो उसे कब तक आप इकट्ठा करके, कलेक्ट करके या उसको एक्यूमुलेट करके रखोगे, ये डायरेक्शंस इसमें दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि वो एक्यूमुलेशन या वो कलेक्शन आप या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने वाले की लाइफ तक इकट्ठा कर सकते हो, या जब से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तब से लेकर 18 साल तक आप इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन इन दोनों पीरियड्स में से जो भी अवधि लंबी होगी, आप तब तक के लिए उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब ट्रांसफ़र क्या, आप उसको इकट्ठा कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी है, उससे जो भी फ़ायदा हो रहा है। अब देखो, शॉर्ट में अगर समझाऊँ, अभी पढ़ेंगे सेक्शन 17। पहले ये समझो कि मान लो ए है, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी बी को। ट्रांसफ़र क्या कर दी, चलो उसको सेल कर दिया, बेच दी प्रॉपर्टी, है ना, बेच कर ट्रांसफ़र कर दी। अब ए बी से ये कहता है कि मेरे अभी कुछ उधार वगैरह बाकी हैं, मेरे ऊपर थोड़ा कर्ज है, तो जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बेची है ना, उससे जो भी इनकम हो रही है उसमें से 20,000 रुपये मतलब तुम क्या करो, मुझे देते रहो, जिससे मेरा कर्ज जो है वो चुकता हो जाए। तो यहाँ पे अब भी ये कहता है कि ऐसा मुझे कब तक करना होगा, आप ये तो बताओ, क्या मैं पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको देता रहूँ। तो यहाँ पे इस बारे में हमें बताता है सेक्शन 17 कि अगर प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है और आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसको कब तक के लिए आप इनकम को इकट्ठा करोगे, इस बारे में डायरेक्शंस जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जहाँ संपत्ति के किसी अंतरण के निर्बंधन मतलब उसके रेस्ट्रिक्शन ये निर्देश करते हैं कि उस संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय यानी कि इनकम अंतरणकर्ता के जीवन काल में या अंतरण करने की तारीख से 18 साल के टाइम पीरियड तक जो भी अवधि ज़्यादा होगी उसको इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी टाइम पीरियड लंबा होगा ना, बस उस तक उसको इकट्ठा किया जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि संचयन के विरुद्ध निर्देश जो दिए गए हैं वो यहीं पर दिए गए हैं। इतना समझने के बाद अब इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो, अब देखो ये जो दोनों टाइम पीरियड दिए गए ना, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की 1990 में। कब की? 1990 में। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की 90 में, जिसके बाद ए की डेथ हो गई 2000 में। 2000 में डेथ हो गई, यानी कि केवल 10 साल ही ट्रांसफ़र करने के ए जीवित रहा। 90 में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, 2000 में ए की डेथ हो गई, 10 साल जीवित रहा है जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी। उस ट्रांसफ़र के अब बी जो भी इकट्ठा करेगा उस ट्रांसफ़र में, जो उसे ट्रांसफ़र की गई है उससे जो भी इनकम हो रही है, बी उसको जो भी इकट्ठा करेगा ना, वो 10 साल नहीं बल्कि 18 साल करेगा। अब देखो 18 साल क्यों कहा गया, क्योंकि 18 साल का टाइम पीरियड ज़्यादा है 10 साल से। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो कहा गया कि अंतरणकर्ता के जीवन काल तक, ट्रांसफ़र जिसने प्रॉपर्टी की थी ए ने, उसका जीवन कितने साल रहा ट्रांसफ़र करने के? 10 साल। तो 10 साल तो कम है ना 18 साल से। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो 18 साल का टाइम पीरियड है वो तो 10 साल से ज़्यादा है। तो जो भी टाइम पीरियड लंबा होगा उस तक उस इनकम को इकट्ठा किया जाएगा।
यानी कि जो बी है उस प्रॉपर्टी से होने वाला, उस ट्रांसफ़र से होने वाली इनकम को 18 साल तक इकट्ठा करेगा। 1990 में ट्रांसफ़र किया गया था, तो 2008 तक जब 18 साल हो जाएंगे तब तक वो एक्यूमुलेशन करता रहेगा। और इस सेक्शन में यही कहा गया है कि जो भी पीरियड लंबा होगा उस तक ही एक्यूमुलेशन यानी कि संचयन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक ही डेथ पहले हो गई, ठीक, और 18 साल हो गए बाद में, तो 18 साल तक वो करेगा। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी टाइम पीरियड लंबा हो उस तक ही एक्यूमुलेशन किया जाएगा। अब ये तो समझा हमने सेक्शन 17। अब ऐसा भी तो है ना कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस भी हैं इसके। 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आप 18 साल तक इकट्ठा करो प्रॉपर्टी, या फिर आप ट्रांसफरर जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी आप उसकी लाइफ तक भी ट्रांसफ़र मतलब इकट्ठा कर सकते हो उसको। लेकिन 3 एक्सेप्शन ऐसे हैं जिन पर सेक्शन 17 जो है आपका लागू नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सबसे पहला है अंतरणकर्ता के ऋण यानी कि उसके जो भी कर्ज वगैरह हैं, अंतरण में हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के कर्ज का संदाय करने के लिए। ठीक, तो पेमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ ट्रांसफरर, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई कर्ज का भुगतान करना है, प्रॉपर्टी से होने वाली जो भी इनकम है उसका निर्देश जो आपको दिया गया है, वो जिस व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी दी थी या उसके इंटरेस्ट के अंदर जो व्यक्ति हित पा रहा था, उसका अगर कोई कर्ज है तो उसके भुगतान के लिए ऐसा निर्देश आप दे सकते हो। बल्कि ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम का भी उल्लंघन नहीं करता है ऐसी सिचुएशन में। तो कर्ज का अगर भुगतान करना है, या तो ट्रांसफरर पे कोई कर्ज हो जिसने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी, या उसके उस प्रॉपर्टी में हित पाने वाला, उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पाने वाला कोई व्यक्ति, अगर उसका कर्ज है तो आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। सेकंड है अंतरणकर्ता या अंतरण के अधीन हित पाने वाले व्यक्ति के किसी बेटे बेटी या संतान के भाग का उपबंध करने के लिए। मतलब बच्चे वगैरह हैं, है ना, तो यहाँ पे रेजिंग पोर्शन फॉर चिल्ड्रन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे वगैरह हैं और उनका पालन पोषण करने के लिए अगर इनकम की ज़रूरत है तो यहाँ पे भी आपका फिर सेक्शन 17 लागू नहीं होगा कि आप केवल ट्रांसफरर की लाइफ तक प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हो, या केवल जिस दिन आपको ट्रांसफ़र हुआ था उस तारीख से लेके आप 18 साल तक करोगे। ये चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं होंगी अगर बच्चों के भरण पोषण की बात आ रही है तो। तीसरा एक्सेप्शन है अंतरित संपत्ति के रक्षण के लिए, मतलब मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई ऐसी दिक्कत है कि उस पर पैसा वगैरह आपको खर्च करना पड़ रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए आपको इनकम की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर उसका मेंटेनेंस करना है तो यहाँ पर भी आपका सेक्शन 17 लागू नहीं होता है। तो 3 चीज़ें हो गई, कोई कर्ज चुकाना हो ट्रांसफरर या उसके हित के अधीन पाने वाला व्यक्ति उसका कर्ज हो, या फिर बच्चों का भरण पोषण की बात हो, उनके मेंटेनेंस की बात हो, या फिर प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस की बात हो, उसको अच्छी तरीके से रखना है, उसको प्रोटेक्शन देना है। तो अगर ये 3 सिचुएशन है तो सेक्शन 17 आपका लागू नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर कोई भी एक्यूमुलेशन या कलेक्शन करना है तो वो सिर्फ ट्रांसफ़रर की लाइफ तक, या फिर जब से ट्रांसफ़र हुआ है उस डेट से लेके 18 ईयर्स तक, जो भी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। टाइम पीरियड कैसे ज़्यादा होगा ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है। तो आई होप आज की वीडियो में डायरेक्शन अगेंस्ट एक्यूमुलेशन क्या कहता है, संचयन के विरुद्ध निर्देश, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।